गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास है बीएससी पार्ट थर्ड। पेपर हम पढ़ रहे थे सेकंड। सम्मिश्र विश्लेषण। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ रहे थे, कुछ परिभाषाएं पढ़ रहे थे हम। परिभाषाएं क्या होती हैं, जैसे हमने विवृत समुच्चय पढ़ा, आंतरिक बिंदु पढ़ा, बाह्य बिंदु पढ़ा, और आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो इस चैप्टर में सिर्फ परिभाषाएं और कुछ नहीं है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को बाद में लिया है, क्योंकि इसमें आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इससे आपको नॉर्मल परिभाषाएं पूछी जाएंगी। जो पूछा जाएगा आपको सीमा पूछी जाएगी, विश्लेषक फलन के बारे में पूछा जाएगा, और आपसे इस पर संवादी फलन पूछा जाएगा। ये चीज़ें आपको पेपर में आएंगी। ये चीज़ें अगर आएंगी तो इसमें 1 या 2 नंबर की परिभाषाएं आपसे पूछेगा, इसलिए इसको बाद में करवाया है। मैंने परिभाषा लिख देता हूँ और आज एक कोशिश करूँगा कंप्लीट हो जाए फर्स्ट यूनिट। परिभाषा है सतत चाप। सतत चाप क्या कहती है? सम्मिश्र समतल में समीकरण z बराबर xt प्लस आई वाई टी से निर्धारित बिंदुओं का समुच्चय ऐसे चाप को निरूपित करता है, ऐसे चाप को निरूपित करता है जिससे सतत चाप कहते हैं। सतत चाप कहते हैं जहां xt, yt प्रांत अल्फा लेस देन t लेस देन बीटा में वास्तविक चर, ये बीटा में वास्तविक चर t के वास्तविक सतत फलन है। देखो इसका मतलब ये हुआ, सतत चाप का क्या मतलब हुआ कि सम्मिश्र समतल में समीकरण, ये सम्मिश्र समतल में क्या होगी? समीकरण होगी। ये सम्मिश्र समतल होगा तो यहाँ पे कोई बिंदु होगा z, मैंने आपको बताया था। ये क्या होगा? x प्लस आई वाई। ये जो बिंदु होगा x प्लस आई वाई होता है, ये x होता है और ये y होता है। यहाँ पे देखो एक्स टी और वाई टी का मतलब ये है कि जो x अब यहाँ पे जो फलन है वो किसका फलन है? t का फलन है। और y किसका फलन है? t का। जैसे आपको कोई दे दिया कि z बराबर एक्स टी प्लस आई वाई टी, जहां x बराबर टी क्यूब और y इज इक्वल टू टी फोर। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम? एक्स टी लिखेंगे, क्योंकि अब हमारे पास क्या हो गया? x t का फलन हो गया और y भी t का फलन हो गया। इस टाइप का आपको क्या दे रखा है? कोई समीकरण दे रखा है सम्मिश्र समतल में से निर्धारित बिंदुओं का समुच्चय ऐसे चाप को निरूपित करता है जिसे सतत चाप कहते हैं। जहां इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे को जो निरूपण कर रहा है, जो चाप इसको निरूपण कर रहा है, यानी जो टी की वैल्यू रखने पर, क्योंकि टी एक्स और वाई किस पे निर्धारित हो रहा है? टी पे निर्धारित हो रहा है। तो टी जीरो, अल्फा और बीटा कोई बिंदु होंगे यहाँ पे, अल्फा और बीटा। तो टी अल्फा और बीटा के बीच में अगर कोई भी वैल्यू हम इनकी रखें, टी की वैल्यू रखें, और जहां पे क्या हो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो हम उसको बोल देंगे, वो क्या कहलाता है हमारे पास? सतत चाप कहलाता है। ठीक है, यह है सतत चाप की परिभाषा। अगली परिभाषा है बहुल बिंदु। बहुल बिंदु बहुल बिंदु बहुल बिंदु क्या होता है? देखो बहुल बिंदु
एक बिंदु Z1 एक बिंदु Z1 बहुल बिंदु कहलाता है। बहुल बिंदु कहलाता है यदि समीकरण Z1 बराबर xt प्लस आई वाई टी कॉमा टी के दिए गए प्रांत में एक से अधिक मानों के द्वारा संतुष्ट है। देखो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई बिंदु Z1 बहुल बिंदु कब कहलाएगा कि जब ये इक्वेशन t के एक से ज्यादा मानों के लिए क्या होगी, संतुष्ट करेगी। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, जैसे आपको दे रखा है z बराबर टी स्क्वायर प्लस आई टी फोर, एक्स टी यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर और वाई टी यहाँ पे क्या है टी फोर। अगर मैंने t बराबर क्या डाला 1 डाला, t बराबर 1 रखा है यहाँ पे, तो z क्या आ जाएगा 1 प्लस आई, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 बनेगा और i 1 का 4 1 बनेगा, तो इंटू आई के साथ होगा तो i आ जाएगा। अब t इजिकल्स टू -1 डाला तो क्या आ जाएगा मेरे पास -1 का होल स्क्वायर प्लस आई -1 का होल 4, तो z क्या हो जाएगा 1 प्लस और ये आ जाएगा i। z बराबर 1 प्लस आई, z बराबर 1 प्लस आई, यानी t के दो बिंदुओं के लिए क्या कर रहा है, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है और समान मान हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो z1 होगा, z1 क्या होगा मेरे पास, z1 1 माइनस आई, कैसे z1 क्या होगा 1 प्लस आई माइनस 1, क्योंकि दो बिंदुओं पर सेटिस्फाई हो रहा है ना 1 और -1, तो 1 प्लस आई माइनस 1, ये क्या होगा मेरे पास बहुल बिंदु कहलाएगा। ये होता है हमारे पास बहुल बिंदु। अब आता है जॉर्डन चाप। जॉर्डन चाप जॉर्डन चाप क्या कहता है जॉर्डन चाप, सतत चाप जिसमें बहुल बिंदु ना हो, उसे जॉर्डन चाप कहते हैं। यानी अभी मैंने आपको परिभाषा बताई सतत चाप की, यानी एक ही बिंदु के लिए क्या होना चाहिए, वो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कौन सी वाली इक्वेशन को, z बराबर एक्स टी प्लस आई वाई टी, और t कहाँ से कहाँ तक आएगा एल्फा, इनके बीच में t पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, वो तो होता है सतत चाप। अब वो कह रहा है कि बहुल बिंदु भी नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सतत चाप तो हो जाए यहाँ पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, लेकिन ऐसे कोई दो बिंदु मिल जाए जिन पे दोनों पे समान वैल्यू में समान मान प्राप्त हो जाए जेड का, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा चाप जो सतत चाप हो और बहुल बिंदु ना हो, उसको हम बोलते हैं जॉर्डन चाप। अगली परिभाषा है सरल संवृत जॉर्डन कर्व। सरल संवृत जॉर्डन वक्र। देखो मेन आपको फोकस क्या करना है, मेन आपको फोकस जो इससे पहले मैंने करवाया है, विश्लेषक फलन, प्रसमवादी फलन, सीमा, अवकलनीयता, उन पे फोकस आपको करना है, क्योंकि पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस उनसे ज़्यादा आएंगे। ये तो एक दो नंबर में परिभाषाएं आएंगी, मेन जो टॉपिक था आपका वो था सीमा, सततता, अवकलनीयता, विश्लेषक फलन क्या होता है, प्रसमवादी फलन होता है क्या होता है, प्रसमवादी संयुग्मी कैसे निकालते हैं, कौची रीमान समीकरण क्या होती है, उन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि पेपर में उनसे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। इनसे क्वेश्चन इतना नहीं आएगा, इनमें आएगा भी तो मुश्किल से 1 या 2 नंबर का कोई परिभाषा आपसे पूछ लेगा, मेन आपसे क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे, तो आपको उन पे ज़्यादा फोकस करना है। ये तो बता रहा हूँ नॉर्मल परिभाषा है और कुछ नहीं है, इनमें कोई प्रेमेय में नहीं है। एक ऐसा सतत चाप
एक ऐसा सतत चाप जिसके दोनों सिरों के बिंदु जो t के अंतिम मानों अल्फा कोमा बीटा के संगत हैं, मिलते हों, तो इस सरल चाप को सरल संवृत जॉर्डन वक्र कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सतत चाप जिसके दोनों सिरों के बिंदु जो t के अंतिम मानों अल्फा कोमा बीटा के संगत हैं। यानी जैसे आपके पास कोई चाप है, इस टाइप से चाप है, सीधे यू भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, यू भी, कोई भी चाप है, जैसे मैंने ये वाला लिया, चाप ले लिया ये वाला, तो इस पॉइंट पे, इस बिंदु पर, और जो मान आ रहे हैं t के इस बिंदुओं पर, अगर वो अल्फा और बीटा के बराबर आ जाए, t का मान यहाँ पे रखने कर अगर इस बिंदु का मान अल्फा के बराबर आ जाए और इस बिंदु का मान बीटा के बराबर आ जाए, अल्फा बीटा क्या है, t के प्रांत, t कहाँ से कहाँ तक होता है, जैसे -1 से लेके और 1 के बीच में था। यानी अगर ये वाला बिंदु, ये वाले z की वैल्यू क्या आ जाए, -1 आ जाए, और इस यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो हम इसको बोल देंगे क्या हो जाएगा, ये सतत संवृत जॉर्डन वक्र। ठीक है, चलिए आगे कंटूर। अगली परिभाषा, कंटूर क्या कहता है, ऐसे जॉर्डन वक्र जो कि नियमित चापों की सतत श्रृंखला होते हैं। कंटूर कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे जॉर्डन वक्र जो कि नियमित चापों की सतत श्रृंखला होते हैं कंटूर कहलाते हैं। इसमें कुछ समझने को है नहीं, छोड़ो, इसको ज़्यादा नहीं बताएंगे। अब है देखो जॉर्डन वक्र प्रमेय। देखो इस प्रमेय का आपके सिलेबस में सिर्फ कथन है, आपका सिलेबस में प्रूफ नहीं है, यानी इसका सिद्ध नहीं, उत्पत्ति नहीं है, प्रूफ नहीं है इसका। आपको सिर्फ क्या है, ये स्टेटमेंट, यानी इसका कथन याद रखना है। पेपर में आपसे कथन ही पूछा जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में इसका क्या बोलते हैं, उसका प्रूफ नहीं है, कथन ही है सिर्फ। तो कथन लिख रहा हूं, वो आपको याद रखना है। इसका क्या है, सम्मिश्र समतल में प्रत्येक सरल संवृत जॉर्डन वक्र समतल को दो विवृत प्रांतों में विभाजित करता है।
में विभाजित करता है जिसकी सीमा जॉर्डन वक्र है। इन दोनों प्रांतों में से एक प्रांत परिबद्ध होता है जिसे आंतरिक प्रांत कहते हैं। एवं दूसरा अपरिबद्ध होता है तथा उसे बाह्य प्रांत कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जॉर्डन वक्र प्रमेय क्या कहती है, सम्मिश्र समतल में प्रत्येक सरल संवृत जॉर्डन वक्र समतल के दो विवृत प्रांतों में विभाजित समतल को, यानी जैसे आपके पास कोई ये समतल है, ठीक है, और आपके क्या थे यहाँ पे कोई जैसे एक और कोई बी बिंदु था, ये कोई अंतराल था आपके, तो आपको कोई ऐसा जॉर्डन कर्व खींचा जाएगा, इस टाइप से कर लो, तो वो क्या करेगा, इसको दो भागों में विभाजित कर देगा इस टाइप से। यानी एक तो यहाँ पे सी ले लो, तो एक तो कर दिया इसको विवृत अंतराल ए से सी में, और एक को कर दिया सी से बी में। विवृत प्रांतों में विभाजित करता है जिसकी सीमा जॉर्डन वक्र है। जिसकी सीमा क्या है, जॉर्डन वक्र है। देखो इसकी सीमा भी क्या है, जॉर्डन वक्र है, और इसकी सीमा भी क्या आ रही है, जॉर्डन वक्र आ रही है। इन दोनों प्रांतों में से एक प्रांत परिबद्ध होता है और दूसरा क्या होगा, अपरिबद्ध होगा। तो इन दोनों में से कोई सा भी एक प्रांत होगा, तो या वाला, इन दोनों में से एक तो परिबद्ध होगा और दूसरा क्या होगा, अपरिबद्ध होगा। जो परिबद्ध होगा उसको बोलते हैं आंतरिक प्रांत, और जो अपरिबद्ध होगा उसको बोलते हैं बाह्य प्रांत। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास जॉर्डन वक्र प्रमेय। और आगे देखते हैं, और कुछ है। अब बात करते हैं विस्तृत सम्मिश्र तल की। विस्तृत सम्मिश्र तल, विस्तृत सम्मिश्र तल। हेडिंग है विस्तृत सम्मिश्र तल। क्या कहता है, यदि सम्मिश्र तल में हम एक अतिरिक्त बिंदु अनंत बिंदु और मिला ले, तब सम्मिश्र समतल विस्तृत सम्मिश्र तल कहलाता है। विस्तृत समतल कहलाता है। अनंत बिंदु को इन्फिनिटी से यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, सम्मिश्र तल था आपका, ये सम्मिश्र तल था। आपने क्या किया कि इस सम्मिश्र तल में एक बिंदु और मिला लिया जो कहाँ पे, अनंत पे है कहीं पे, ये मान लो अनंत है यहाँ पे,
या अनंत पे आपने इस समतल में इसको भी मिला लिया, यानी आपने इस समतल में इसको भी मिला लिया बिंदु को, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, विस्तृत सम्मिश्र तल कहलाएगा हमारे पास। जहां तुमने क्या किया, तुमने एक अनंत बिंदु को भी क्या कर लिया, तुमने इसमें शामिल कर लिया, इसको बोलते हैं हम विस्तृत सम्मिश्र तल। और उसको प्रदर्शित अनंत बिंदु को किससे किया जाता है, इन्फिनिटी से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, चलिए ओके, तो देखो यहाँ पे आपकी फर्स्ट यूनिट खत्म होती है। एक लास्ट क्लास और लूँगा मैं जिसमें एक हिस्टोग्राफिक प्रोजेक्शन और करवाऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा उसके बारे में। और अनुक्रम की परिभाषा, अनुक्रम जैसे आपने पढ़ा था वास्तविक विश्लेषण में अनुक्रम होता है, ऐसे इसमें भी अनुक्रम होता है। इसमें भी अभिसारी अनुक्रम होता है, अपसारी अनुक्रम होता है, परिबद्ध अनुक्रम होता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जब पढ़ाऊँगा, नेक्स्ट क्लास में जब हम देखेंगे इसके बारे में कि अनुक्रम के बारे में पढ़ेंगे और हिस्टोग्राफिक प्रोजेक्शन बताऊँगा, तो आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। याद रखना कि लास्ट क्लास होगी फर्स्ट यूनिट की, उसमें फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। इसमें है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, यानी जैसे हम समाकलन करते थे, पहले की होंगे आपने 11th-12th में समाकलन, अब क्या करेंगे हम सम्मिश्र संख्याओं का समाकलन करके देखेंगे, सम्मिश्र संख्याओं का समाकलन किन विधियों से होता है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल एक क्लास और लूँगा, उसके बाद फर्स्ट यूनिट खत्म करूँगा, उसके बाद स्टार्ट करूँगा सेकेंड यूनिट। ठीक है, और सेकेंड बात कि सैटरडे को आपका टेस्ट है और सबको आना कंपलसरी है। सबको आना मीन्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं पूरी क्लास में, जो अब तक आए नहीं हैं या जो आना नहीं चाहते, पर लेकिन उनको टेस्ट देने ज़रूर आना है, टेस्ट देने ज़रूर आना है। नेक्स्ट क्लास में आपका 1 घंटे का टेस्ट होगा, उसके बाद जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी इस यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है आज, जो मैंने यहाँ तक पढ़ाया है, यहाँ तक का आपके आएगा सैटरडे को। जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा वो नहीं आएगा। यहाँ तक जो पढ़ाया मैंने, आज का जो लेक्चर है, ये वाला लेक्चर यहाँ तक आपके टेस्ट में आएगा और सबको आना। और जो नहीं आएगा उसको फिर हैंडल करना मेरे को आता है, उसको हैंडल कैसे किया जाता है। और बाद में फिर मेरे से मत कहना कि सर ये एक्सक्यूज़ है या वो एक्सक्यूज़ है, मैं नहीं सुनूंगा। मेरे को स्ट्रेंथ पूरी चाहिए, अटेंडेंस पूरी चाहिए स्टूडेंट्स की, फाइनल ईयर वालों की। टेस्ट में परसों 1 घंटे का टेस्ट होगा आपका, 2 क्लासेस होती हैं आपकी, इसमें से एक क्लास में टेस्ट लूँगा और एक क्लास में आपका प्रैक्टिकल का काम करवाऊँगा C++ का, नहीं तो आपको पढ़ाऊँगा, स्टार्ट करूँगा सेकंड यूनिट, वहीं स्टार्ट करूँगा मैं सेकंड यूनिट। तो सबको आना है, टेस्ट देना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। इनको देखना एक बार, आपकी फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, 1-2 टॉपिक और बचे, वो नेक्स्ट क्लास में करवा के हम खत्म करेंगे फर्स्ट यूनिट, फिर स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट। थैंक यू।